दुश्मन पर वार करने से पहले जरूरी है दुश्मन को जानना। देखो मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा। दुश्मनी मुझसे है, तुम्हारा जो जी चाहे मेरे साथ सलूक कर लो। ये तो सर से पैर तक नशा ही नशा है। दोस्तों, आज अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र और विनोद खन्ना साहब की साल 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपको बता दें कि फिल्म की स्टार कास्ट और क्रू में से आशा पारेख जी को छोड़कर बाकी ज्यादातर लोग हमारे बीच आज मौजूद नहीं हैं। तो सबसे पहले तो फिल्म मेरा गांव मेरा देश में काम करने वाले इन सारे महान कलाकारों को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन एक बात तो है कि अच्छा काम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और यही एक रीजन है कि आज इतने साल बाद भी हम और आप बैठकर इसके बारे में बात कर रहे हैं, और आने वाले कितने सालों तक भी इसके बारे में ऐसे ही बात लगातार होती भी रहेगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसके डायरेक्टर राज खोसला ने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि फिल्म को पूरा का पूरा वो रियल लोकेशंस पर ही शूट करेंगे। और आपने अगर गौर किया हो तो फिल्म के सारे सीन एक रियल गांव में शूट किए गए हैं। इसका कोई भी सीन किसी भी स्टूडियो में शूट नहीं किया गया है। जहां फिल्म की पूरी शूटिंग हुई थी राजस्थान में उदयपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर चिरवा गांव में, जहां आज भी गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो फिल्म के शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे विनोद खन्ना और धर्मेंद्र उनके गांव में आकर रुके थे, और कैसे डायरेक्टर राज खोसला ने उनके घरों में, उनके खेत खलिहानों में और गाँव की और भी कई लोकेशंस पर पूरी फिल्म को शूट किया। और आज इतने साल बाद भी उदयपुर के पास का ये गाँव फिल्म मेरा गाँव मेरा देश की शूटिंग की वजह से ही जाना जाता है। जब उदयपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो आपको चिरवा गांव मिलेगा। यहाँ तक कि गूगल मैप पर भी इसको लोकेट किया गया है, और गांव के नाम के साथ में यहाँ पर मेरा गांव मेरा देश भी लिखा गया है। जहाँ गांव वाले आज भी याद करते हैं कि फिल्म की कास्ट और क्रू कैसे उनके रियल घरों में रुकती थी, और धर्मेंद्र और विनोद खन्ना उनके साथ में बैठकर खाना खाते थे। और लगभग 2 महीने के आसपास ये पूरा कास्ट और क्रू इसी चिरवा गांव में रुका था। हालांकि उस समय राज खोसला ने धर्मेंद्र जी को ये ऑप्शन दिया था कि वो उदयपुर के एक बड़े होटल में भी रुक सकते हैं, लेकिन इसमें धर्मेंद्र का किरदार कुछ ऐसा था जो कि शहर से आता है और यहाँ पर गांव में रहने लगता है। तो धर्मेंद्र ने सोचा कि फिल्म में उनका किरदार भी कुछ ऐसा ही है, तो वो यहीं गाँव वालों के बीच में रहेंगे और उनसे जान पहचान बढ़ाएंगे। जहां गांव वालों ने बताया कि धर्मेंद्र उस समय जिसके घर में भी रुकते थे उसके घर में एक खटिया बिछाई जाती, उसके ऊपर गद्दा बिछाया जाता और एक लस्सी का गिलास उन्हें दिया जाता। और उन दिनों अक्सर धर्मेंद्र सुबह सुबह गांव की गलियों में दौड़ते हुए और खेत और खलिहानों में कसरत करते हुए नजर आते थे। अभी हाल ही में जब धर्मेंद्र साहब की मृत्यु हुई तो चिरवा गाँव के लोगों ने उन्हें याद करते हुए उनकी फोटो पर माला पहनाई और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि फिल्म मेरा गाँव मेरा देश में हमें एक मेला वाला सीन भी देखने के लिए मिलता है, जब धर्मेंद्र और पुलिस वाले विनोद खन्ना को पकड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चिरवा गांव में जिस मैदान में उस समय ये मेला लगाया गया था, आज के टाइम पर उस मैदान में एक स्कूल बन चुका है। फिल्म में उस समय कई रियल गांव वालों ने भी काम किया था, और यहाँ पर जो भी हमें एक्स्ट्रा क्राउड नजर आ रही है वो रियल गाँव वाले ही थे। और इसमें काम करने के लिए गाँव वालों को पैसे भी दिए जाते, और जिसके भी घर में शूटिंग होती उसके घर का अलग से पैसा उन्हें मिलता। उस समय राज खोसला गांव वालों को जो भी इंस्ट्रक्शन देते गांव वाले उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते, और कहीं ना कहीं इन्हीं गांव वालों के सहयोग की वजह से ही फिल्म मेरा गांव मेरा देश इतनी बेहतरीन और रियलिस्टिक बन पाई थी। और इसी की वजह से राज खोसला ने फिल्म मेरा गांव मेरा देश के स्टार्टिंग में चिरवा गांव के लोगों को धन्यवाद भी बोला था। हालांकि गांव वालों ने बताया कि विनोद खन्ना तो यहाँ पर कम ही रुकते थे, लेकिन धर्मेंद्र अक्सर यहाँ पर रुका ही करते थे। और धर्मेंद्र का गांव वालों के साथ में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया था कि फिल्म जब रिलीज हुई तो उस समय गांव वालों ने बताया कि धर्मेंद्र ने स्पेशली उदयपुर से 4 लग्जरी बसें भेजी थी कि गांव वालों को लेकर आओ और यहां पर उन्हें ये फिल्म दिखाओ। और यहां पर पूरे गांव को ये फिल्म फ्री में दिखाई गई, और आते टाइम पर एक एक लस्सी और एक एक आइसक्रीम भी खिलाई गई। खैर वो अलग ही दिन थे जब ऐसे गाँव में ऐसी फिल्में शूट हो जाया करती थी, लेकिन आज के टाइम पर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर तो ज्यादातर फिल्में VFX से बनती हैं और स्टूडियो में ही शूट हो जाती हैं। ऐसी रियलिस्टिक फिल्में बनती ही नहीं हैं, और ना ही आज के टाइम पर ऐसे जमीन से जुड़े हुए एक्टर हैं जो कि किसी भी गांव वालों के घरों में रुक जाएं, उनके साथ में खाना खा लें। यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म मेरा गाँव मेरा देश फिल्म शोले के लगभग 4 साल पहले रिलीज हुई थी, और कहीं ना कहीं फिल्म शोले की कहानी का और इसके किरदारों का एक बेसिक आइडिया फिल्म मेरा गाँव मेरा देश से ही लिया गया था। हालांकि इसके बारे में हम वीडियो में आगे और डिटेल से बात करेंगे। साल था 1971 का, और इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर फिल्म मेरा गांव मेरा देश रिलीज हुई थी 13 अगस्त को।
उस समय तक धर्मेंद्र ऑब्वियसली बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके थे और लोग उन्हें जानने लगे थे, जबकि इसमें उनके साथ में नजर आए विनोद खन्ना उस समय तक काफी नए थे और कुछ फिल्मों में छोटे छोटे विलेन के रोल निभा चुके थे। लेकिन जब मेरा गांव मेरा देश के पोस्टर लोगों ने देखे, जहां पर विनोद खन्ना धर्मेंद्र को एक बेल्ट से बांधे हुए नजर आ रहे थे, जिसमें विनोद खन्ना के बड़े बड़े बाल, बड़ी मूंछें और उनकी वही 70s वाली चौड़ी चोखें, तो उस समय इस पोस्टर ने कहीं ना कहीं लोगों को ये फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड किया था कि आखिर ये कौन है जिसने धर्मेंद्र को ऐसे बेल्ट से बांधा हुआ है। और इसको उस समय वेस्टर्न डकैत फिल्मों की तर्ज पर बनाया गया था, जहां फिल्म की कहानी लिखी थी अख्तर रोमानी ने, स्क्रीन प्ले तैयार किया था GR कामत ने और फिल्म का डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर राज खोसला ने। राज खोसला साहब के बारे में आपको बताएं तो वो 50s, 60s और 70s में बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने वैसे तो अपने करियर में कई अलग अलग तरह की फिल्में बनाई और ज्यादातर वो सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे, जिनमें से उनकी ज्यादातर फिल्में देवानंद के साथ में ही थीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जाने माने डायरेक्टर गुरुदत्त साहब के असिस्टेंट के तौर पर की थी और उन्होंने अपने करियर में CID, वो कौन थी, मेरा साया, मेरा गांव मेरा देश, दोस्ताना, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई। एक्चुअली राज खोसला कहीं ना कहीं हॉलीवुड के डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक की सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और कहीं ना कहीं उनके द्वारा बनाई गई ज्यादातर फिल्मों में हमें उनका प्रभाव देखने के लिए भी मिलता है। हालांकि मेरा गांव मेरा देश उनके द्वारा बनाई गई उनके करियर की पहली डकैत फिल्म थी, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इसके बाद आगे चलकर उन्होंने एक बार फिर से 1973 में विनोद खन्ना के साथ में ही फिर से फिल्म बनाई कच्चे धागे, जिसमें विनोद खन्ना हमें डकैत बने हुए नजर आए, लेकिन इस बार धर्मेंद्र की जगह पर इसमें कबीर बेदी नजर आए। हालांकि ये फिल्म मेरा गांव मेरा देश के बराबर नहीं चल पाई थी। राज खोसला साहब को संगीत की भी बहुत ज्यादा परख थी, इसी वजह से उनकी ज्यादातर फिल्मों में हमें बेहतरीन गाने सुनने के लिए मिलते थे, जैसा कि मेरा गांव मेरा देश में भी हमें एक से बढ़कर एक गाने सुनने के लिए मिले थे। इसके अलावा उनकी फिल्मों की खास बात ये होती थी कि उनकी फिल्मों में वोमेन सेंट्रिक रोल ज्यादा बड़े होते थे और राज खोसला साहब फिल्मों में हीरोइन को केवल ग्लैमर के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे खासे रोल के लिए साइन करते थे और इसकी झलक हमें उनकी फिल्म मेरा गांव मेरा देश में भी देखने के लिए मिलती है, जहां इसमें हमें आशा पारेख के अलावा सपोर्टिंग रोल में नजर आई लक्ष्मी छाया भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आई थी और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनका जो रोल था वो फिल्म में आशा पारेख के किरदार से भी ज्यादा था। फिल्म को खोसला एंटरप्राइजेस के बैनर तले प्रोड्यूस किया था लेखराज खोसला और भोलू खोसला ने, सिनेमेटोग्राफी थी प्रताप सिन्हा की और म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल ने और आनंद बख्शी साहब के द्वारा लिखे गए बेहतरीन लिरिक्स के साथ में इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 5 गाने रखे गए, जहां उस समय फिल्म मेरा गांव मेरा देश का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर रहा था और एक से बढ़कर एक गाने इसमें सुनने के लिए मिले। ये बेहतरीन गाने थे कुछ कहता है ये सावन, सोना ले जा रे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अपनी प्रेम कहानियां और आया आया अटरिया पे कोई चोर। ये सारे ही गाने लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए और इन गानों की खास बात ये थी कि इन गानों को लता मंगेशकर ने गाया था और इसके टोटल 5 गानों में से 4 गाने सोलो लता मंगेशकर जी की आवाज में रखे गए थे और इसके इन 4 गानों में किसी भी मेल सिंगर की आवाज नहीं रखी गई थी और फिल्म का केवल एक गाना कुछ कहता है ये सावन डुएट गाना था, जिसको लता मंगेशकर जी के साथ में मोहम्मद रफी ने गाया था। उस समय ये गाने रेडियो पर लोग बहुत ज्यादा सुनना पसंद कर रहे थे और आज भी कहीं ना कहीं रेडियो पर लोग इन गानों को सुनते हैं, जिन गानों में एक अलग ही सुकून फील होता है और आज के टाइम पर इन गानों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ समय के लिए उन्हीं पुराने दिनों में वापस चले गए हैं। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की एग्जैक्ट डिटेल तो कहीं पर भी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी अगर इसका एक अप्रोक्सीमेट बजट में आपको बताने की कोशिश करूं तो ये लगभग 90 लाख रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई थी, जिसने उस समय इंडिया में लगभग 2 करोड़ 80 लाख के आसपास कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। लगभग 55 स्क्रीन पर यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसको सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 66 लाख लोग आए थे और ये साल 1971 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में दूसरे नंबर पर रही थी। वैसे 1971 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल पैसे कमाने के मामले में पहले नंबर पर थी हाथी मेरे साथी, दूसरे पर थी मेरा गांव मेरा देश, तीसरे पर थी अंदाज, चौथे पर थी कटी पतंग और 5वें पर थी हरे रामा हरे कृष्णा। फिल्म को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। जनरली अगर देखा जाए तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें हीरो का नाम सबसे पहले देखने के लिए मिलता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज खोसला साहब अपनी फिल्मों में हीरोइंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते आए हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने आशा पारेख जी का नाम धर्मेंद्र के पहले लिखा था
और जब स्टार्टिंग होती है तो आशा पारेख जी के नाम के बाद हमें धर्मेंद्र का नाम और फिर विनोद खन्ना का नाम नजर आता है। और ये उन्होंने सीनियरिटी के हिसाब से किया था, क्योंकि आशा पारेख धर्मेंद्र से 1 साल सीनियर थीं। जहां आशा पारेख जी की फिल्म दिल दे के देखो साल 1959 में धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के 1 साल पहले रिलीज हुई थी। ये लगभग उस समय के आसपास की बात है जब 1967 में इंडिया में लैंड रिफॉर्म एक्ट नया आया हुआ था, जिसके तहत उस समय जो जमींदार थे जिनके पास में बहुत सारी जमीनें थीं, उनका धीरे धीरे सरकार ने अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था। और उन दोनों अचानक से जमींदारी छीनने के बाद में सरकार के द्वारा इनकी जमीनों पर अधिग्रहण करने के बाद में इनके पास में अब प्रॉपर्टी नहीं बची थी, जिसका उस समय कई लोगों ने विरोध किया और आगे चलकर इनमें से बहुत सारे लोग डकैत बन गए। और कहीं ना कहीं लेट 60s और अर्ली 70s में जो डकैत कल्चर है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, जहां आए दिन समाचार पत्रों में हमें ऐसी डकैती की कई घटनाएं सुनने के लिए मिलने लगी थीं। खासकर से मध्य प्रदेश में चंबल के एरिया में तो डकैतों का इतना दबदबा हो गया था कि पुलिस वाले भी वहां जाने से उस समय डरते थे। कई गांवों में उस समय डकैतों की दहशत थी, जहां गांव वालों को ये लोग लूटते, इनसे खाने पीने का सामान ले जाते, और कोई भी अगर चोरी छुपे पुलिस को खबर देने की कोशिश करता तो ये लोग उसे जान से मार देते। मतलब उस समय बहुत सारे गाँवों में डकैतों की दहशत बहुत ज्यादा हो गई थी। और उन दिनों ऐसी कई घटनाएं समाचार पत्रों में हर दूसरे तीसरे दिन सुनने के लिए मिलती ही रहती थीं। उन्हीं दिनों राज खोसला ने न्यूज़पेपर में आई एक घटना के बारे में पढ़ा, जहां पर एक गांव में 11 डकैतों को पकड़ा गया। जो डकैत पिछले कई सालों से गांव वालों को परेशान कर रहे थे और उन्हें लूट रहे थे, तो गांव वालों ने मिलकर इनको पकड़ा। उस समय न्यूज़पेपर में छपी हुई इस घटना ने राज खोसला को काफी एक्साइट किया और कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि वो इस घटना के ऊपर एक फिल्म बनाएंगे। और उन्होंने कहानी का ये छोटा सा आइडिया अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोसला एंटरप्राइजेज के स्टोरी डिपार्टमेंट को सुनाया, जिन्हें यह आइडिया काफी पसंद आया और लगभग 1 महीने में उन्होंने ये पूरी कहानी तैयार कर दी। जिस कहानी का एक बेसिक स्ट्रक्चर यही था कि कैसे कुछ डाकू एक गांव को परेशान करते हैं और बाद में एक शहरी आकर कैसे इस गांव को डाकुओं से बचाता है। जहां इस कहानी का सबसे बोल्ड स्टेप ये था कि इसमें जो डाकू वाला रोल था, इसकी कोई भी फ्लैशबैक स्टोरी हमें नहीं दिखाई गई थी, ना ही कोई ऐसी इमोशनल कहानी दिखाई गई थी जो कि इसके डाकू बनने को जस्टिफाई करे। कहानी में बस ये था कि वो एक खूंखार डाकू है, गलत काम करता है और गांव वालों को मारता है और परेशान करता है। उस समय आपको बता दें कि राज खोसला पहले तो ये फिल्म चंबल के बीहड़ों में ही शूट करना चाहते थे, क्योंकि ये फिल्म वहीं की कहानी थी। लेकिन उन दिनों चंबल के बीहड़ों में डकैतों का बहुत ज्यादा आतंक था, इस वजह से उन्होंने इस फिल्म को वहां पर शूट नहीं किया। लेकिन राज खोसला फिल्म को बहुत ही रियलिस्टिक दिखाने के लिए ऐसी लोकेशन और एक ऐसा गांव तलाश रहे थे। और बाद में उन्होंने राजस्थान में उदयपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर चिरवा गांव को विजिट किया। जो गांव, यहाँ के घर, यहाँ की सुनसान गलियां और खेत और खलिहान उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आए। और खास बात ये थी कि ये गांव कोई बहुत ज्यादा इंटीरियर में भी नहीं था और उदयपुर से मात्र 15 किलोमीटर बस दूर था। और खासकर से इस गांव के आसपास जो पहाड़ थे, जो तालाब थे, जो मैदान थे और जो चिरवा सुरंग थी, ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। तो उन्होंने अपनी इस पूरी फिल्म को यहीं पर शूट किया। राज खोसला ने इसके पहले अपने करियर में ज्यादातर फिल्में देवानंद साहब के साथ में बनाई थीं और ज्यादातर फिल्में सस्पेंस थ्रिलर या रोमांटिक फिल्में थीं। लेकिन मेरा गांव मेरा देश एक बहुत ही रियलिस्टिक एक्शन फिल्म होने वाली थी, जिसके लिए उन्हें एक दमदार पर्सनालिटी वाले हीरो की जरूरत थी, जिसके ऊपर एक्शन सीन्स अच्छे से शूट हों। उस समय तक धर्मेंद्र भी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके थे और उनका गठीला शरीर राज खोसला को लगा कि एक्शन के लिए बिल्कुल सही है। हालांकि अगर देखा जाए तो लेट 60s रोमांटिक फिल्मों का दौर था, उस समय ज्यादातर एक्शन फिल्में नहीं बनती थीं। और उस समय तक धर्मेंद्र ने भी अपने करियर में ज्यादातर ड्रामा और रोमांटिक फिल्में ही की थीं। तो जब राज खोसला ने धर्मेंद्र को फिल्म मेरा गांव मेरा देश के लिए अप्रोच किया और उन्हें उनके रोल के बारे में बताया, तो धर्मेंद्र को ये कहानी काफी पसंद आई और राज खोसला ने उनसे ये बोला कि वो इसमें चाहते हैं कि वो एक्शन सीन बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से शूट करें। तो फिल्म को स्टार्ट करने के पहले उन्होंने धर्मेंद्र से बोला कि वो अपने आप को थोड़ी और फिट कर लें और थोड़ी एक्शन सीन्स की प्रैक्टिस भी कर लें। तो उस समय धर्मेंद्र ने अपने आप को इन एक्शन सीक्वेंस के लिए तैयार किया और फिल्म मेरा गांव मेरा देश में सारे के सारे एक्शन सीक्वेंस उन्होंने खुद ही परफॉर्म किए। इस पूरी फिल्म में किसी भी सीन में धर्मेंद्र के लिए बॉडी डबल का यूज नहीं किया गया था। और उस समय आई धर्मेंद्र की फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक बहुत ही अलग तरह की एक्शन फिल्म थी और इसमें धर्मेंद्र के एक्शन सीक्वेंस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके पहले तक धर्मेंद्र ने इतने ज्यादा एक्शन किसी भी फिल्म में नहीं दिए थे, चाहे इसमें उबड़ खाबड़ रास्तों पर घोड़े दौड़ाना हो या फिर बेल्ट से मारना हो, ये सारे के सारे सीन धर्मेंद्र ने खुद ही परफॉर्म किए। बंदूक को कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, ये सारी चीजें भी धर्मेंद्र ने इस फिल्म के लिए सीखी। धर्मेंद्र के साथ में डायरेक्टर राज खोसला की ये पहली फिल्म थी
और उस समय धर्मेंद्र के इसमें फाइनल हो जाने के बाद डाकू वाले रोल के लिए उन्होंने विनोद खन्ना को अप्रोच किया, जो वैसे तो देखने में बहुत ही हैंडसम थे और कई हीरो के ऊपर भी वो भारी पड़ रहे थे, लेकिन उन्हें उनके करियर के स्टार्टिंग में कई फिल्मों में छोटे छोटे नेगेटिव रोल ही निभाने के लिए मिल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी इमेज धीरे धीरे एक विलेन की बनती जा रही थी। हालांकि विनोद खन्ना भी इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि विलेन ही सही, लेकिन उन्हें कोई ना कोई दमदार रोल निभाने के लिए मिले तो। और उन्हीं दिनों राज खोसला ने इस फिल्म के लिए जब उन्हें अप्रोच किया और बताया कि वो फिल्म के मेन डाकू होने वाले हैं, तो वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उस समय तक ये विनोद खन्ना को मिला सबसे बड़ा रोल था। और उस समय विनोद खन्ना ने भी घोड़ा चलाना सीखा और अपने आप को एक डाकू की तरह तैयार किया, जहां इसमें अगर आप उनके चलने के स्टाइल को देखेंगे तो इसमें एक अलग ही वजनदारी नजर आती है। किसी को मारते टाइम पर उनके चेहरे के हाव भाव, उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछ है और ये काला टीका, सब बेहतरीन लग रहा था। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के फाइनल हो जाने के बाद में राज खोसला ने इसके लिए आशा पारेख को अप्रोच किया। आशा पारेख राज खोसला के साथ में इसके पहले भी 2 फिल्मों में काम कर चुकी थीं। ये दोनों ही फिल्में थीं दो बदन और चिराग। और जब आशा पारेख को फिल्म मेरा गांव मेरा देश के लिए अप्रोच किया गया तो वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गईं, जिसमें उन्हें धर्मेंद्र के अपोजिट साइन किया गया। और ये उन दिनों की बात है जब धर्मेंद्र और आशा पारेख की फिल्में लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, जहां इसके पहले इन दोनों की जोड़ी हमें आया सावन झूम के, आए दिन बहार के, शिकार और समाधि जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी थी और इन दोनों की जोड़ी लोग देखना काफी पसंद कर रहे थे। तो वहीं इसमें दूसरे सपोर्टिंग रोल के लिए एक समय मुमताज को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन मुमताज उस समय फिल्म में सेकंड लीड निभाना नहीं चाहती थीं। इस वजह से फाइनली इस रोल के लिए जानी मानी डांसर और कैरेक्टर एक्ट्रेस लक्ष्मी छाया को साइन किया गया, जो इसके पहले आशा पारेख के साथ में और भी कई फिल्मों में ऐसे सपोर्टिंग रोल में नजर आ चुकी थीं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लक्ष्मी छाया का जो रोल है वो फिल्म में आशा पारेख जी के रोल से भी बड़ा था। तो उस समय कई फिल्मी पत्रिकाओं में ऐसी खबरें भी सुनने के लिए मिली थीं जिनमें ये लिखा गया था कि आशा पारेख जी ने उनके रोल को छोटा करने की कोशिश की। हालांकि आशा पारेख जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और उस समय 1971 में मेरा गांव मेरा देश एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इसने विनोद खन्ना को टॉप एक्टर्स में ला दिया। आगे चलकर ये फिल्म साल 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बनी, जिसमें फिल्म की एक बेसिक स्टोरी लाइन, इसकी थीम और यहाँ तक कि इसके कैरेक्टर्स के नाम भी मिलते जुलते लिए गए। जैसे इसमें डाकू बने हुए विनोद खन्ना साहब का नाम होता है जब्बार सिंह, तो वहीं शोले में अमजद खान का नाम होता है गब्बर सिंह। इसके अलावा इसमें आर्मी से रिटायर्ड जयंत एक चोर धर्मेंद्र को अपने गाँव में बुलाते हैं, जो आगे चलकर डाकू जब्बार सिंह से लड़ता है और इसमें जयंत का एक हाथ भी कटा होता है। तो ठीक वैसा ही फिल्म शोले में भी हमें देखने के लिए मिला था, जहां पर हमें एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर संजीव कुमार नजर आए थे, जो भी अपने गांव में डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए शहर के 2 चोरों को बुलाता है, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। और इसमें भी ठाकुर यानी कि संजीव कुमार के दोनों हाथ कटे होते हैं। और जैसा कि फिल्म मेरा गाँव मेरा देश में विनोद खन्ना जो डाकू बने होते हैं उनका कोई भी इमोशनल फ्लैशबैक हमें नहीं दिखाया जाता है, तो ठीक वैसा ही हमें फिल्म शोले में भी गब्बर सिंह का कोई भी इमोशनली फ्लैशबैक नहीं दिखाया जाता है। ये दोनों बस डाकू हैं और गलत काम करते हैं। यहाँ तक कि कई डायलॉग्स में भी हमें सिमिलरिटी नजर आती है। जैसे मेरा गांव मेरा देश के एक सीन में विनोद खन्ना बोलते हैं, सुअर के बच्चों, सुअर के बच्चे। सेम यही डायलॉग अमजद खान हमें फिल्म शोले में कई बार बोलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा हरामखोर और ऐसे कई और शब्द हैं जो हमें इन दोनों ही फिल्मों में सुनने के लिए मिलते हैं। क्लाइमैक्स में धर्मेंद्र को जहां रस्सी से बांधा जाता है और विनोद खन्ना यहां पर बैठकर शराब पीते हैं और यहां पर डांस होता है, ठीक वैसा ही हमें फिल्म शोले में भी देखने के लिए मिलता है, जब गब्बर सिंह के अड्डे पर धर्मेंद्र को रस्सी से बांधा जाता है और हेमा मालिनी यहां पर डांस करती हैं। तो कहीं ना कहीं फिल्म मेरा गांव मेरा देश की बहुत सारी चीजें फिल्म शोले में यूज की गई थी, लेकिन इसको थोड़ी मॉडर्न तरीके से यूज किया गया था, जिसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ और आज भी फिल्म शोले को लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल की बात करें तो मेरा गांव मेरा देश ही थी। हालांकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन दोनों ही फिल्मों के ऊपर हमें वेस्टर्न फिल्मों मैग्निफिसेंट 7 और वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट जैसी फिल्मों की झलक भी देखने के लिए मिलती है। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो फिल्म मेरा गांव मेरा देश का जो क्लाइमैक्स है वो शोले से भी अच्छा है, जब धर्मेंद्र एक बेल्ट से विनोद खन्ना को गांव वालों के सामने मारते हैं और बाद में उन्हें मार डालते हैं। मुझसे है, तुम्हारा जो जी चाहे मेरे साथ सलूक कर लो। ये तो सर से पैर तक नशा ही नशा है। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको, जाल माँ की जाल माँ।
यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि फिल्म मेरा गांव मेरा देश में हमें जयंत नजर आए थे, तो वहीं फिल्म शोले में हमें जयंत के बेटे अमजद खान डाकू गब्बर सिंह के रोल में नजर आए थे। लेकिन जयंत अपने बेटे अमजद खान की ये फिल्म नहीं देख पाए थे। उनकी ये फिल्म रिलीज होने के लगभग 2 महीने पहले ही जयंत की मृत्यु हो गई थी। तो वहीं इसके ठीक पहले के सीन अगर देखें तो पूरा गांव हमें दिखाया जाता है कैसे और कौन से रास्तों से डाकू आते हैं, कहां से पुलिस आती है, कहां पर धर्मेंद्र हैं। इन सारे सीन्स को राज खोसला ने बहुत अच्छे से शूट किया था और यहाँ पर ये मुठभेड़ हमें बिल्कुल ठीक वैसे ही दिखाई गई थी जैसा कि डाकुओं के साथ में उस समय रियल में भी होती थी। और इस क्लाइमैक्स सीन में जब विनोद खन्ना के बाल को पकड़कर धर्मेंद्र उन्हें बेल्ट से मारते हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल रियल में हो रही थीं। यहाँ तक कि इस सीन में धर्मेंद्र को अपने बेल्ट से कई बार विनोद खन्ना को मारना था और एक सीन में तो उनका बेल्ट विनोद खन्ना की पीठ पर इतनी जोर से लगा कि उनकी पीठ पर निशान आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी विनोद खन्ना इस सीन की शूटिंग करते रहे जिससे कि इस सीन में और भी ज्यादा रियलिटी आ सके। और वाकई में ये सीन इतना बेहतरीन बना जो आज भी देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि भाई ये लड़ाई सच में हो रही थी। इसके अलावा फिल्म मेरा गांव मेरा देश में हमें एक सीन में डाकुओं की लिस्ट भी नजर आती है जहां पर हमें एक बोर्ड पर कई अलग अलग डाकुओं के नाम लिखे हुए नजर आते हैं। तो इसी लिस्ट में एक जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें गब्बर सिंह का नाम भी लिखा हुआ नजर आता है, जो सेम नाम आगे चलकर सलीम जावेद ने अपनी फिल्म शोले में यूज किया था। इसके अलावा मेरा गांव मेरा देश के कई सीन में हमें एक बच्चा भी नजर आता है और इस बच्चे के कई नंगे सीन भी शूट किए गए थे जिनको फिल्म में एज इट इज रखा भी गया था। लेकिन अगर आज के टाइम पर यह फिल्म शूट होती तो ऐसा नहीं हो पाता। एक सीन में धर्मेंद्र इस बच्चे को एक बड़ा सा कच्छा पहनाते हैं और बोलते हैं कि आओ तुम्हें मैं देवानंद बनाता हूँ। देवानंद राज खोसला के बहुत ही फेवरेट एक्टर थे और उनके साथ में उन्होंने कई फिल्में बनाई थी। और अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो कई सीन्स में विनोद खन्ना हमें चंबल का नाम लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन चंबल के बिहड़ों में फिल्म का एक भी सीन शूट नहीं किया गया था। लगभग 2 महीनों तक जब यहाँ पर इस गांव में फिल्म की शूटिंग हुई तो पूरे गांव वाले फिल्म की शूटिंग को एंजॉय कर रहे थे और फिल्म की यूनिट को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। और यहाँ पर हमें ये जो गाँव वाले पीछे खड़े हुए नजर आते हैं ये रियल गाँव वाले ही थे और ये उनके रियल घर हैं। और जब यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होती थी तो ज्यादातर गांव वाले अपने छतों पर छुपकर फिल्म की शूटिंग देखा करते थे। आपको बता दें कि जिस गांव में ये शूटिंग हुई है ये एक्चुअली मेवाड़ के वीर योद्धाओं मेनरिया ब्राह्मणों का गांव है और आज इतने साल बाद भी ये गांव लगभग वैसा ही है और यहाँ पर घर भी लगभग वैसे ही बने हुए हैं। इसके अलावा फिल्म के गाने सोना ले जा रे चांदी ले जा रे में हमें ये जो झील नजर आती है ये एक्चुअली उदयपुर के पास की कैलाशपुरी झील है। और इसके पहले ही सीन में जब धर्मेंद्र की इस गांव में एंट्री होती है तो हमें ये बिल्कुल सुनसान गांव नजर आता है जहां पूरे गांव में कोई भी नहीं दिखता। और इस सीन का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर इतना ज्यादा हुआ कि आगे चलकर जब भी कोई गांव में इतना सन्नाटा नजर आता तो लोग ये बोलते, अरे पूरे गांव को क्या हो गया, ये मेरा गांव मेरा देश जैसा सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है। आगे चलकर 31 मई 2025 को राज खोसला साहब की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस फिल्म को मुंबई के रीगल सिनेमा में फिर से रिलीज किया गया था। और इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को इस साल बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन धर्मेंद्र ये अवार्ड जीत नहीं पाए थे। इस साल ये अवार्ड मिला था राजेश खन्ना साहब को उनकी फिल्म आनंद के लिए, जहां इस साल ज्यादातर फिल्म फेयर अवार्ड राजेश खन्ना की फिल्म आनंद और राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर को मिले थे। ये फिल्म इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि आगे चलकर इसको तेलुगु में मंची बब्बई के नाम से बनाया गया था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म मेरा गांव मेरा देश के दौरान राज खोसला के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट भी काम कर रहे थे और इसी फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात विनोद खन्ना से हुई और इन दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। और एक समय महेश भट्ट के करियर में ऐसा भी आया जब उनकी ज्यादा सफल फिल्में नहीं हो पा रही थीं, तो उस समय विनोद खन्ना ने उनके साथ में फिल्म लहू के दो रंग में काम किया और ये फिल्म चली थी, जहां इसके लिए डायरेक्टर के तौर पर विनोद खन्ना ने केवल और केवल महेश भट्ट का नाम ही रिकमेंड किया था और उन्होंने इसके मेकर से ये बोल दिया था कि वो तभी इसमें काम करेंगे जब इसका डायरेक्शन महेश भट्ट करें। तो उस समय विनोद खन्ना ने महेश भट्ट की काफी हेल्प की थी और महेश भट्ट का करियर ट्रैक पर आ गया था और इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई और आगे चलकर ये दोनों ही ओशो के आश्रम भी गए और ओशो से पहली बार विनोद खन्ना को महेश भट्ट ने ही मिलवाया था। हालांकि महेश भट्ट ने कुछ समय के बाद ये आश्रम छोड़ दिया था, लेकिन विनोद खन्ना ने बॉलीवुड से लगभग 4 साल का एक लंबा ब्रेक लिया और यहाँ पर रुके रहे। खैर, आज इतने साल बाद भी फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक बहुत ही स्पेशल फिल्म बनी हुई है और इसको देखते टाइम पर एक अलग ही फीलिंग होती है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें हमें एक पागल लेडी के तौर पर पूर्णिमा नजर आई थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और इसके पहले उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया था। उनके बारे में आपको बताएं तो वो महेश भट्ट की मौसी हैं और जाने माने एक्टर इमरान हाशमी की दादी हैं।
और फिल्म मेरा गांव मेरा देश में उनके धर्मेंद्र के साथ में इमोशनल सीन्स को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर फिल्म से जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम, अपनी टिकट का प्राइस और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।